Hi everyone, this is Jinesh Kuda here from Wisdom Commerce Classes and welcome to our video of economics. Today we are going to start with a new chapter and the name of the chapter is Public Finance. So students, Public Finance in India ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत सालों से चले आ रहा है, बहुत पुराना टॉपिक है and the main thing that we are going to study in this particular topic right now is what are the roles and functions of government. पब्लिक फाइनेंस क्या है एग्जैक्टली वो हम देखेंगे स्टूडेंट्स, पर पब्लिक फाइनेंस की स्टडीज के अंदर हमें ये सीखने मिलेगा कि गवर्नमेंट के कौन से रोल्स होते हैं, कौन से ड्यूटीज होते हैं, उनके कौन से फंक्शंस होते हैं. सो कमिंग ऑन द फर्स्ट थिंग, व्हाट इज गवर्नमेंट. सो स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट कौन है? गवर्नमेंट हम लोग ही चुनते हैं. तो हमारे में से ही हम अगर किसी इंसान को चुने, हम सरकार बनाने के लिए अगर किसी को चुने तो वो गवर्नमेंट होते हैं. लुक, अगर मैं एक प्राइवेट इंसान हूं तो मैं अपने रोज के काम में इतना बिजी रहूंगा कि मैं कंट्री को नहीं चला पाऊंगा, और सारे लोग अपने अपने लाइफ में इतने बिजी हैं कि वो कंट्री को नहीं चला पाते. एंड दैट इज व्हाई हम आम आदमी लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, डेमोक्रेसी के अंदर हम वोट करते हैं और हमारे में से ही हम किसी को चुनते हैं जो हमारे बिहाफ पे हमारी कंट्री को चला सके बहुत नाइसली एंड स्मूथली. और उनको कंट्री चलाने के लिए पैसे भी कौन देते हैं? हम ही देते हैं. जो बहुत मेहनत करके जो पैसे कमाते हैं उसमें से कुछ हिस्सा टैक्स के तौर पर हम गवर्नमेंट को पे करते हैं. और अब हम गवर्नमेंट को बोलते हैं कि गवर्नमेंट देख, मेरे पास टाइम नहीं है बट यू आर अ फ्री पर्सन, तेरा यही काम है कि तू क्या कर, तू पूरे कंट्री को अच्छे से चला और कंट्री को गवर्न कर. ओके, सो द फर्स्ट थिंग स्टूडेंट्स, फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट. हमने क्या किया है? हमने गवर्नमेंट चुनी हुई है, हमने सरकार चुनी हुई है और सरकार को कुछ काम दिया हुआ है. सो सरकार के पास क्या काम होगा स्टूडेंट्स? देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्क. द फर्स्ट इज ऑब्लिगेटरी फंक्शन एंड सेकंड इज ऑप्शनल फंक्शन. सो ऑब्लिगेटरी फंक्शंस क्या होते हैं स्टूडेंट्स सरकार के? कि पूरे कंट्री के अंदर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, कानून व्यवस्था मेंटेन करनी है, पब्लिक ऑर्डर और पीस मेंटेन करना है, कहीं पे भी दंगे फसाद वगैरह नहीं होने चाहिए. पुलिस वालों का काम है कि पुलिस अपना काम सही से करे और पूरी कंट्री के अंदर पीस हो ऐसी ट्राई करे. ओके, सो ऑब्लिगेटरी फंक्शंस में और क्या आ सकता है स्टूडेंट्स? जैसे कि वी शुड बी सेफ फ्रॉम एक्सटर्नल अटैक्स. एक्सटर्नल अटैक्स मतलब जैसे हमारी कंट्री इंडिया है तो इंडिया के आजू बाजू उसके दुश्मन है, चाइना है, पाकिस्तान एक बाजू. सो हमारी कंट्री में किसकी जिम्मेदारी है कि हमें एक्सटर्नल अटैक से बचाना है? ये जवाबदारी भी किसकी होती है? गवर्नमेंट की होती है. और गवर्नमेंट को कंट्री को चलाने के टाइम उनको इन सब चीज की ध्यान रखनी है कि कंट्री इज वेल इक्विप्ड, सारी चीजों से एकदम प्रॉपर्ली इक्विप्ड है ताकि हम एक्सटर्नल अटैक से हमेशा बच सके और कंट्री को पूरी अच्छी तरह से चलाना. ये सारी इंपॉर्टेंट फंक्शंस, ऑब्लिगेटरी फंक्शंस गवर्नमेंट के हैं. तो व्हाट कैन बी द ऑप्शनल फंक्शंस? तो गवर्नमेंट के ऑप्शनल फंक्शंस क्या हो सकते हैं स्टूडेंट्स? हमारे लिए सोशल वेलफेयर लाना. ओके, जैसे कि हेल्थ सिस्टम अच्छे से मेंटेन करना कंट्री के अंदर, एजुकेशन सिस्टम अच्छे से मेंटेन करना. तो ये थोड़े एक्स्ट्रा हमारे लिए प्रॉपर सेवाएं उपलब्ध करवाना. एट प्रॉपर प्लेसेस गार्डन्स होने चाहिए, पब्लिक प्लेसेस होने चाहिए जहां लोग जा सके, घूम सके, एंजॉय कर सके. सो ये सारी चीजों को एकदम प्रॉपरली मेंटेन करना और इन चीजों के लिए अवेलेबिलिटी करवाना, ये सारे फंक्शंस भी किसके हैं? गवर्नमेंट के हैं, बट दोज आर ऑप्शनल फंक्शंस. ओके, सो हमारा काम स्टूडेंट्स क्या है? गवर्नमेंट को चुनना, और गवर्नमेंट का काम है ये सारे काम और रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट करना. बट अब मुझे बताओ गवर्नमेंट कैसे करेगी सारे काम? ये सारे काम करने के लिए गवर्नमेंट को क्या चाहिएगा? ऑब्वियसली हर किसी को स्टूडेंट्स क्या चाहिए होता है? आज की तारीख में पैसे चाहिए होते हैं, तभी जाके वो कंट्री को रन कर पाएगा, तभी जाके वो अपने घर को रन कर पाएगा, तभी जाके वो अपने बिजनेस को रन कर पाएगा. सो कुछ भी चीजों को अगर संभाल कर लेकर चलना है तो फर्स्ट थिंग दैट वी नीड इज मनी. सो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट करने के लिए हम कौन से टॉपिक पे आएंगे? पब्लिक फाइनेंस पे आएंगे. सो पब्लिक फाइनेंस क्या होता है स्टूडेंट्स? पब्लिक फाइनेंस इज कंप्राइज्ड ऑफ टू वर्ड्स. द फर्स्ट थिंग इज पब्लिक. तो पब्लिक कौन है स्टूडेंट्स? हम जैसे जो इंडिविजुअल लोग हैं, व्हेन वी ऑल कम कलेक्टिवली टुगेदर वी आर कॉल्ड एज पब्लिक. हम लोग हैं, जो लोग हैं पब्लिक है. और फाइनेंस मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? पैसे होते हैं. एनी इनकम एंड एक्सपेंडिचर, उन सबको हम क्या बोलेंगे? फाइनेंस बोलेंगे. एनी एक्टिविटी दैट इज रिलेटेड टू मनी दैट विल कम अंडर द हेड ऑफ फाइनेंस. सो स्टूडेंट्स, अब गवर्नमेंट को ये सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज कंप्लीट करने के लिए उनको पैसे चाहिए, और इसीलिए गवर्नमेंट क्या करेगी? पैसे लेगी. किससे लेगी? लोगों से पैसे लेगी. पब्लिक फाइनेंस, बिकॉज गवर्नमेंट भी किसके लिए काम कर रही है? फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल. ओके, लोगों के भलाई के लिए काम कर रही है पब्लिक गवर्नमेंट. सो एकदम क्लियर है पब्लिक फाइनेंस स्टूडेंट्स, दैट सारे लोग कलेक्टिवली विल बी कॉल्ड एज पब्लिक. और हमारे पैसों के साथ जब हम गवर्नमेंट को देते हैं इन टर्म्स ऑफ टैक्स, तो गवर्नमेंट क्या करती है? उस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान रखती है और कंट्री चलाती है. एंड दैट इज व्हेन द टॉपिक पब्लिक फाइनेंस कम इनटू एग्जिस्टेंस. ओके, सो स्टूडेंट्स, पब्लिक फाइनेंस क्या होगा? लेट्स सी द डेफिनेशन नाउ.
Hugh Dalton has given us the definition of public finance. उसने बताया public finance is one of those subjects which are on the borderline. So students, Hugh Dalton को ऐसा लग रहा था कि पब्लिक फाइनेंस जरूरी नहीं कि इकोनॉमिक्स का ही टॉपिक होना चाहिए. पब्लिक फाइनेंस एक ऐसा टॉपिक है एकदम बॉर्डर पे है. कौन से बॉर्डर पे स्टूडेंट्स? पॉलिटिकल स्टडीज होती है. ओके, पॉलिटिकल स्टडीज होती है, पॉलिटिकल साइंस होता है और इकोनॉमिक्स है. तो पब्लिक फाइनेंस स्टूडेंट्स उस बॉर्डर पे खड़ा है जहां एक बाजू इकोनॉमिक्स की स्टडीज है और एक बाजू पॉलिटिकल साइंस की स्टडीज है. एंड इट इज ऑल कंसर्न्ड. और पब्लिक फाइनेंस किससे कंसर्न है स्टूडेंट्स? द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज. इनकम मतलब पैसा आना, एक्सपेंडिचर मतलब पैसा जाना. किसकी? पब्लिक अथॉरिटीज. पब्लिक अथॉरिटीज मतलब कौन है? गवर्नमेंट है. एंड विद द एडजस्टमेंट ऑफ वन विद द अदर. और वो सारे पैसे जो डीलिंग्स वगैरह होगी, उन सारे डीलिंग्स किसके हेड के अंदर आएंगे? पब्लिक फाइनेंस के अंदर आएंगे. सो पब्लिक फाइनेंस को दो चीज बोली गई है. फर्स्ट ऑफ ऑल, पब्लिक फाइनेंस इकोनॉमिक्स का टर्म एज वेल एज पॉलिटिकल साइंस की स्टडीज के अंदर आता है. एंड सेकेंडली हमारा पब्लिक फाइनेंस क्या होगा स्टूडेंट्स? हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स. किसके? पब्लिक अथॉरिटीज के इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स को जो प्रॉपर्ली स्टडी करेगा. सो पब्लिक फाइनेंस एक स्टडी है. क्या करेगा? जो सारे पब्लिक अथॉरिटीज गवर्नमेंट के इनकम और एक्सपेंडिचर्स को स्टडी करेगा. दैट विल बी कॉल्ड एज पब्लिक फाइनेंस. प्रोफेसर फिनले स्टीयर्स, उन्होंने बताया था पब्लिक फाइनेंस इज द स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल्स. सो प्रिंसिपल्स मतलब कानून, लॉ. ओके, अंडरलाइंग द स्पेंडिंग एंड रेजिंग. स्पेंडिंग मतलब खर्चा करना, रेजिंग मतलब इनकम कलेक्ट करना ऑफ फंड्स बाय पब्लिक अथॉरिटीज. तो पब्लिक अथॉरिटीज मतलब गवर्नमेंट के पास पैसा किस तरह से आता है और आने के बाद उसको किस तरह से यूटिलाइज करेंगे, स्पेंड करेंगे, उस सारी स्टडी को हम क्या बोलेंगे? पब्लिक फाइनेंस बोलेंगे. तो जब कभी आपको बोलूं पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि गवर्नमेंट के पास पैसा आना और फिर तरह से गवर्नमेंट के पास से पैसा जाना, उन सब चीजों के बारे में हम जब स्टडी करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे? पब्लिक फाइनेंस बोलेंगे. ओके फाइन स्टूडेंट्स, सो दैट इज व्हाट द पब्लिक फाइनेंस इज. तो स्टूडेंट्स, दो चीज है यहाँ पर हमारे पास. एक है पब्लिक फाइनेंस और एक है प्राइवेट फाइनेंस. व्हाट आर वी गोइंग टू डू नाउ? पब्लिक फाइनेंस एंड प्राइवेट फाइनेंस. सो पब्लिक फाइनेंस वो होता है जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज का होता है. और प्राइवेट फाइनेंस, इमेजिन करो आई एम एन इंडिविजुअल, आई एम अ प्राइवेट पर्सन जो खुद का एक बिजनेस रन कर रहा है. तो प्राइवेट फाइनेंस क्या होगा स्टूडेंट्स? मैं खुद क्या करूंगा? पहले इनकम अर्न करूंगा. इनकम अर्न करने के बाद में अपनी इनकम देखूंगा और अकॉर्डिंगली अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिसाइड करूंगा और उसके अकॉर्डिंगली मैं खर्चा भी करूंगा. मैं थोड़े बहुत पैसे सेव करूंगा, थोड़े बहुत पैसे इन्वेस्टमेंट करूंगा. सो जब एक अकेले इंसान के जब हम पैसे के बारे में हम लोग बात करेंगे, उसके अर्निंग्स और उसके स्पेंडिंग्स के बारे में बात करेंगे, दैट विल बी कॉल्ड एज प्राइवेट फाइनेंस. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पब्लिक फाइनेंस एंड फाइनेंस? फर्स्ट, ऑब्जेक्टिव. सो स्टूडेंट्स बताओ, ऑब्जेक्टिव. गवर्नमेंट क्या कर रही है स्टूडेंट्स? गवर्नमेंट प्रॉफिट कमाने के लिए काम नहीं कर रही है. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट इज द वेलफेयर ऑफ द पीपल. ऑब्जेक्टिव क्या? वेलफेयर ऑफ द पीपल. लोगों की भलाई के लिए वो लोगों से पैसे ले रही है इन टर्म्स ऑफ टैक्स और फिर लोगों की भलाई के लिए स्पेंडिंग कर रही है. किस तरह से स्पेंडिंग कर सकती है? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगी, प्रॉपर सैनिटरी सिस्टम प्रोवाइड करेगी कंट्री के अंदर, सारी चीजें, सारी व्यर्थ व्यवस्था, एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ सिस्टम, प्रॉपर इंडस्ट्रीज वगैरह सब कुछ प्रॉपरली मेंटेन हो, उस चीज का ध्यान कौन रखेगा? गवर्नमेंट रखेगा. तो गवर्नमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव स्टूडेंट्स क्या है? जो वेलफेयर ऑफ द पीपल, सोशल एडवांटेज मिलना चाहिए सोसाइटी को, वो उनका सबसे बड़ा मेन एम है. बट प्राइवेट इंडिविजुअल, प्राइवेट इंसान क्या करेगा? वो तो खुद ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाएगा, उसी में उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है. डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सपेंडिचर. डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सपेंडिचर मतलब स्टूडेंट्स गवर्नमेंट का फिक्स है. गवर्नमेंट को तो खर्चा, वॉल्यूम ऑफ एक्सपेंस वो डिसाइड करना होता है सबसे ज्यादा. उनको जितना एक्सपेंस करना, उनको उतना खर्चा करना ही पड़ेगा, उनके पास ऑप्शन नहीं है. बट एक इंडिविजुअल प्राइवेट फाइनेंस क्या करेगा? मेरे जैसा एक आदमी क्या करेगा? पहले अपनी इनकम देखेगा. समझो मैं महीने का 50,000 रुपए कमाता हूं, तो उसके अकॉर्डिंगली मैं खर्चा भी उतना ही करूंगा. मैं खर्चा कितना करूंगा? 50,000 करूंगा या उससे कम करूंगा? तो पहले मैं अपनी इनकम चेक करूंगा, उसके अकॉर्डिंगली एक्सपेंस को डिटरमाइन करूंगा. बट गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती है. गवर्नमेंट का सामने तो खर्चा होता है, उनको पूरी कंट्री चलानी होती है, भले इनकम हो या ना हो. कोरोना पीरियड के टाइम गवर्नमेंट को कोई खास इनकम हो ही नहीं, बिकॉज बिजनेस ही नहीं चले. बिजनेस नहीं चले तो लोग पैसे कहां से देंगे? टैक्स कहां से देंगे? बट फिर भी गवर्नमेंट को तो खर्चा करना ही पड़ेगा कंट्री को चलाने के लिए. क्रेडिट स्टेटस. क्रेडिट स्टेटस का मतलब होता है औकात. तुम्हारी औकात कितनी है? जब मैं अगर बैंक में जाऊंगा, मैं एज अ जैनिश कोठारी, इफ आई गो टू बैंक और मैं बोलूं मुझे लोन चाहिए 1 करोड़ रुपए, तो मुझे कोई 1 करोड़ रुपया देने वाला है स्टूडेंट्स? नहीं देने वाला है. सो वो लोग क्या करेंगे? मुझे चेक करेंगे प्रॉपर्ली, मेरी एबिलिटी, द कैपेसिटी टू अर्न मनी को चेक करेंगे, मेरे पास कितने असेट्स है उसको चेक करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली मुझे पैसे देंगे, मुझे कुछ रुपए उधार देंगे.
तो क्रेडिट स्टेटस बेसिकली तुम्हारी औकात कितनी है, कितना लोग तुम्हें उधार दे सकते हैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम, ओके, सो दैट इज योर क्रेडिट स्टेटस। तो गवर्नमेंट का क्रेडिट स्टेटस बहुत हाई होता है स्टूडेंट्स, बिकॉज गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा उधारी मिल सकता है, गवर्नमेंट को बैंक भी लोन दे सकती है और आउटसाइड ऑफ द कंट्री फॉरेन कंट्रीज भी लोन दे सकती है। द क्रेडिट स्टेटस ऑफ गवर्नमेंट इज वेरी हाई। सो पब्लिक फाइनेंस का स्टेटस बहुत ज्यादा हाई होता है, वेयर प्राइवेट फाइनेंस का क्रेडिट स्टेटस बहुत ज्यादा लो होता है। राइट टू प्रिंट करेंसी। स्टूडेंट्स, क्या मैं चाहकर कभी भी पैसे छाप सकता हूं? अगर मैं पैसे छापने की मशीन मेरे घर पे होती तो मैं यहाँ पे लेक्चर भी रिकॉर्ड नहीं कर रहा होता, राइट? क्यों? बिकॉज फिर मैं आराम से ऐशो आराम की जिंदगी जीता, क्यों मेहनत करूं, मस्त। बट ऑफ कोर्स प्राइवेट फाइनेंस के अंदर प्राइवेट पब्लिक कैन नॉट, दे डोंट हैव द राइट टू प्रिंट करेंसी, बट पब्लिक फाइनेंस में पब्लिक अथॉरिटी के पास, गवर्नमेंट के पास राइट है कि वो लोग क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं करेंसी को। द इलास्टिसिटी ऑफ फाइनेंस। देखो, इलास्टिसिटी का मतलब है इलास्टिक होना, ओके, या तो बहुत ज्यादा बढ़ जाना या तो बहुत ज्यादा कम हो जाना, ओके। अगर मैं एक प्राइवेट इंसान हूं, अगर मेरी इनकम में बहुत ज्यादा इलास्टिसिटी आई, अचानक से कम हो गई, अचानक से बढ़ गई, तो दैट आई वोंट बी एबल टू सर्वाइव दैट, ओके। जैसे कोरोना के पीरियड में काफी सारे लोगों की इनकम जीरो हो गई, तो पीपल आर फेसिंग रियल प्रॉब्लम, गरीब लोग बहुत बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो इलास्टिसिटी ऑफ फाइनेंस, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइवेट फाइनेंस बहुत कम होती है, बहुत कम होती है, एकदम तुरंत थोड़ा भी अगर मेरे इनकम में ऊपर नीचे हो गया तो मुझे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। बट when it comes to public finance elasticity of public finance is very high, because imagine करो, जैसे ही कोरोना पीरियड आया तो गवर्नमेंट ने 20 लाख करोड़ रुपए की कुछ पॉलिसी निकाल दी, इतना बड़ा खर्चा कर दिया गवर्नमेंट ने। इमेजिन करो, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते उसमें कितने जीरो होते, उतना खर्चा गवर्नमेंट कर रहा है आज की तारीख में। सो उनके इनकम में अगर ऊपर नीचे आ रहा है तो वो लोग फिर भी एक बार के लिए सर्वाइव कर सकते हैं, बट एक प्राइवेट इंसान, प्राइवेट फाइनेंस उस चीज को सर्वाइव नहीं कर पाएगा। सो दैट इज द इलास्टिसिटी ऑफ फाइनेंस फॉर पब्लिक इज वेरी हाई, ओके। तो नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑन इकोनॉमी। और मेरे एक इंसान के कमाने से नहीं कमाने से इकोनॉमी के बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, बट पब्लिक फाइनेंस के बदले इकोनॉमी के ऊपर बहुत ज्यादा फर्क पड़ सकता है। तो द इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी बाय पब्लिक फाइनेंस इज वेरी हाई एज कंपेयर टू द इम्पैक्ट बाय एनी वन प्राइवेट पर्सन। सो ये स्टूडेंट्स थोड़े बहुत डिफरेंशिएशन है बिटवीन पब्लिक फाइनेंस एंड प्राइवेट फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस इज ऑल अबाउट द मनी स्पेंडिंग्स एंड अर्निंग्स ऑफ द गवर्नमेंट, वेयरएज प्राइवेट फाइनेंस में एक इंडिविजुअल इंसान का जो अर्निंग होता है, स्पेंडिंग होता है, उसको हम स्टडी करते हैं। सो स्टूडेंट्स, हम इस पूरे चैप्टर के अंदर हम पूरे स्ट्रक्चर ऑफ फाइनेंस को एट ए ग्लांस देखेंगे, जिसके अंदर 5 टॉपिक कवर करेंगे: पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक डेथ, फिस्कल पॉलिसी और फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। इस 5 पूरे टॉपिक को हमको इस चैप्टर के अंदर कवर करना है, जबकि इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स पब्लिक एक्सपेंडिचर कंप्लीट करेंगे, एंड सेकंड पब्लिक रेवेन्यू के अंदर सिर्फ और सिर्फ हम टैक्स वाला पार्ट, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स कंप्लीट करने वाले हैं। The rest of the topic will be covered in the next video. So let's start students. सबसे पहले क्या आएगा? Public expenditure. Expenditure का मतलब स्टूडेंट्स क्या होता है? खर्चा। वो खर्चा जो कौन करने वाला है? गवर्नमेंट करने वाली है। और गवर्नमेंट खर्चा किस पर करेगी? ऑफ कोर्स लोगों के लिए करेगी, लोगों पर करेगी खर्चा, ताकि उनको उनकी जो इकोनॉमिक स्टेटस है, उनकी जो सोशल नीड्स है, वो सारे नीड्स वगैरह फुलफिल हो सके। सो स्टूडेंट्स, बहुत सारे गवर्नमेंट, देखो थोड़े बहुत कैसे गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, थोड़े ऑब्लिगेटरी फंक्शंस है, थोड़े ऑप्शनल फंक्शंस है। तो ऐसा कहा गया है कि बिफोर द 20th सेंचुरी, है ना, बिफोर या ड्यूरिंग 20th सेंचुरी गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा क्या करती थी? सिर्फ ऑब्लिगेटरी फंक्शंस ही फुलफिल करती थी। बट आज पॉलिटिक्स के अंदर भी स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा कंपटीशन हो चुका है, बहुत ज्यादा, हर फील्ड में कंपटीशन है। सिमिलरली हमारे पॉलिटिक्स में भी बहुत ज्यादा कंपटीशन है। इसीलिए वोट मांगने के लिए और वोट पाने के लिए आज एक पॉलिटिशियन सिर्फ और सिर्फ अपने ऑब्लिगेटरी फंक्शंस पूरे नहीं कर रहा है, पर वो ऑप्शनल फंक्शंस भी पूरे कर रहा है। आप कोई भी पॉलिटिशियंस को देख लीजिए, वो पॉलिटिशियंस क्या कर रहे हैं? अगर कहीं पे फेस्टिवल्स वगैरह है, फेस्टिवल्स जैसे कि गरबा आ गई, दिवाली आ गई, गणपति आ गए, या कोई भी फेस्टिवल्स आ गए, वो लोग दे विल मेक श्योर कि वो उस फेस्टिवल्स को प्रमोट करे, इधर बाय गिविंग देम सम मनी और इधर बाय गिविंग देम सम टाइम, ओके। वो इन सब चीजों को प्रमोट कर रहे हैं, बिकॉज ये सारे उनके ऑप्शनल फंक्शंस है, कंपल्सरी फंक्शंस नहीं है, बट वो सारे चीजों को भी फुलफिल कर रहे हैं। हमारे लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर्ली डेवलप करना, रोड्स बनाना, रेलवेज बनाना, कम्युनिकेशन सिस्टम प्रॉपर्ली करना, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम प्रॉपर्ली करना, ये सारे काम तो गवर्नमेंट कर ही रही है। इसके साथ ही साथ सारे के सारे लोग ऑप्शनल फंक्शंस भी पूरे कर रहे हैं। और ये जब सारे फंक्शंस कंप्लीट करेंगे, उनको उन सारे फंक्शंस, उन रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के लिए उनको क्या चाहिए स्टूडेंट्स? पैसे चाहिए।
क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा खर्चा होता है, इन सारी चीजों के अंदर बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर होता है। तो ये सारा एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट कर रही है दैट विल बी कॉल्ड एज पब्लिक एक्सपेंडिचर। और उस पब्लिक एक्सपेंडिचर को हमने क्या किया है, 4 पार्ट में प्रॉपर्ली हमें डिवाइड किया हुआ है स्टूडेंट्स। सो इस बारे में द स्टडी ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर इज गोइंग टू बी रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द एंटायर टॉपिक ऑफ पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया। तो पब्लिक फाइनेंस के अंदर क्या है स्टूडेंट्स, खर्चा है और अर्निंग है। तो सबसे पहले हम खर्चा देखेंगे। द फर्स्ट थिंग इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। द फर्स्ट थिंग इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर स्टूडेंट्स। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होगा, जैसे हमने अकाउंट्स में 11th स्टैंडर्ड में देखा है स्टूडेंट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू का मतलब है रिकरिंग और एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा है, वो खर्चा जो गवर्नमेंट को हर बार करना ही है। जैसे कानून व्यवस्था मेंटेन रखनी है, उसके लिए सबको सैलरीज देनी होगी, सारे एम्प्लॉयज को अलाउंसेस देने होंगे, ओके, पेंशन वगैरह देने होते हैं जो रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं उनको। सो कानून व्यवस्था वगैरह लॉ ऑर्डर मेंटेन रखने के लिए जो सारा खर्चा होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के लिए जो सारा खर्चा होता है, वो सारा खर्चा रिकरिंग एक्सपेंस है और उसको हम क्या कंसीडर करेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कंसीडर करेंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर हमने 11th के अकाउंट्स में पढ़ा था स्टूडेंट्स, इट्स अ वन टाइम एक्सपेंस जो लॉन्ग टाइम तक चलता है, जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए हमें चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, जैसे अगर समझो फॉर एग्जांपल हमारा कोई खर्चा हो गया, हमने पहले से किसी से लोन लिया था, अगर हमें वो लोन रिपे करना हो, इमेजिन करो कांग्रेस की गवर्नमेंट के टाइम पे इंडिया ने लोन लिया था, पर आज मोदी गवर्नमेंट उस चीज को लोन चुका रही है, तो उसको भी हम क्या कंसीडर करेंगे, लोन ही कंसीडर करेंगे और वो हमारे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, ह्यूज मनी। और कैपिटल एक्सपेंडिचर हर साल नहीं होता है, दैट इज समवेयर वन टाइम एक्सपेंस होता है। ओके, कोई हमने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वगैरह ले लिया हाथ में, कोई गवर्नमेंट कंपनीज को पैसे की जरूरत होगी या रीपेमेंट ऑफ गवर्नमेंट लोन्स, इन सारी चीजों को हम किसमें कंसीडर करेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर में कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर स्टूडेंट्स, डेवलपमेंट के लिए, कंपनी के डेवलपमेंट के लिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने मेट्रो बना दी, ओके, डेवलपमेंट मतलब कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी प्रोवाइड करना, सीलिंग बना दिया हमने, कहीं पे ब्रिजेस बना दिए, रोड्स फैसिलिटीज बना दी, इससे क्या होगा, कंट्री का डेवलपमेंट होगा और वो डेवलपमेंट के लिए भी हमें एक्सपेंडिचर करना, खर्चा करना ही पड़ता है। स्टूडेंट्स, कंट्री में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कब बढ़ेगी, जब कंट्री के अंदर प्रॉपर बिजनेस चल रहा होगा, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होगी, इंडस्ट्रीज होगी, तो इन जो फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज के ओनर्स होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, उनको इंडिया में इनवाइट करना, या अगर वो इंडियंस ही है तो उनको बहुत सारा टैक्स बेनिफिट देना, ताकि वो अपनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज वगैरह ओपन कर सके, ताकि कंट्री के अंदर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ सके। ये सारी चीजों देने के लिए भी गवर्नमेंट को बहुत सारा खर्चा करना पड़ता है, जिससे कंप्लीट कंट्री के अंदर डेवलपमेंट होता है। So that will be called as development expenditure. And finally non-development expenditure. Non-development expenditure मतलब ऐसा खर्चा जो गवर्नमेंट को करना ही होगा बट उसका डेवलपमेंट से कोई लेना देना नहीं है। जैसे वन वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल इज डिफेंस एक्सपेंस। डिफेंस एक्सपेंस का मतलब स्टूडेंट्स क्या है, कंट्री के अंदर बहुत ज्यादा खर्चा करना होता है डिफेंस के लिए, ताकि अगर अटैक हो रहा हो, एक्सटर्नल अटैक्स हो रहा हो, पाकिस्तान हो, चाइना हो, कोई भी अगर हमारे पर अटैक कर रहा हो तो हम उनसे बच सके। जैसे रिसेंटली इंडिया ने फ्रांस से भी ऑर्डर किया था, रफाइल जेट्स वगैरह मंगवाई थी, सो दैट वाज इन करोड़ एंड करोड़ रुपीस। तो कितना सारा खर्चा इंडिया आज क्यों कर रही है, ताकि इंडिया इंडिपेंडेंट हो सके और खुद के बलबूते पर खड़ा रह सके और उनको एक्सटर्नल कंट्री से डर नहीं लगेगा जब उनकी खुद के डिफेंस सिस्टम इतना स्ट्रांग होगा। और जब हमारा डिफेंस सिस्टम स्ट्रांग होगा तो कंट्री के बाकी सारे लोग, करोड़ों लोग, ओके, बेफिक्र बिजनेस करेंगे और ढेर सारा पैसा कमाएंगे और बहुत अच्छी जिंदगी जी पाएंगे। अदरवाइज तो हम डर के मर जाएंगे, एक बाजू चाइना एक बाजू पाकिस्तान। सो इसलिए नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंस करना भी, कंट्री को चलाना, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस करना भी, ये सारा खर्चा भी स्टूडेंट्स कंपलसरी है और ये सारा का सारा खर्चा कौन करता है, गवर्नमेंट करेगी। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज पब्लिक एक्सपेंडिचर। अगर कंट्री के अंदर स्टूडेंट्स हमें प्रॉपर वॉशरूम सिस्टम्स वगैरह बनाने हैं, ढेर सारे शौचालय बनाने हैं, तो ये सब भी जिम्मेदारी किसकी होती है, गवर्नमेंट की होती है। और गवर्नमेंट ये सारे एक्स्ट्रा फैसिलिटीज वगैरह और खर्चा वगैरह करती है फॉर द ओनली वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री। So students, what are the reason for growth in public expenditure? तुमने देखा ये सारे एक्सपेंडिचर, खर्चे बहुत बढ़ गए। आपने अपनी मम्मी डैडी को भी बोलते सुना होगा, हमारे खर्चे बहुत बढ़ गए, खर्चों के ऊपर कंट्रोल करना होगा। खर्चा क्यों बढ़ रहा है स्टूडेंट्स, इतना खर्चा क्यों बढ़ रहा है? ओके, बिकॉज कंट्री के अंदर बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन आ रहा है, हर चीज की डिमांड बढ़ रही है, रिसोर्सेज बहुत कम है, बट हमारी इच्छा है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। विशेस आर अनलिमिटेड, वांट्स आर अनलिमिटेड, बट रिसोर्सेज आर लिमिटेड।
सो इन सब कारण के बदले क्या हो रहा है, हमारे खर्चे दिन बर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। टेक्नोलॉजिकल एक्सपेंसेस कितने बढ़ गए हैं आजकल। सो सिमिलरली अब हम ये जानने वाले हैं कि गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी खर्चे बढ़े हैं या खर्चे नहीं बढ़े, हमें वो देखना है। द फर्स्ट थिंग, इंक्रीज इन द एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट। देखो स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट की एक्टिविटीज भी, गवर्नमेंट के रोल्स, गवर्नमेंट के फंक्शंस बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। पहले गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ ऑब्लिगेटरी फंक्शंस कंप्लीट कर दी थी, बट आज इतना कंपटीशन हो गया, इतना कंपटीशन हो चुका है कि गवर्नमेंट भी क्या कर रही है, ज्यादा से ज्यादा सर्विस प्रोवाइड कर रही है पब्लिक को, ताकि वो ना ही सिर्फ ऑब्लिगेटरी फंक्शंस पूरे करे बट वो ऑप्शनल फंक्शंस भी पूरे कर रहे हैं। ओके, ऑप्शनल फंक्शंस क्यों पूरे कर रहे हैं? ताकि लोगों के सामने उनका एक अच्छा गुडविल बने और ताकि अगले इलेक्शन में लोग उन्हें वोट कर सके। ओके, और इन सब एक्स्ट्रा एक्टिविटीज को कंप्लीट करने के लिए बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजन फॉर ग्रोथ इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। सेकेंड, रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन। हाँ, ये तो आप सबको पता ही होगा, हम इंडियंस इतने टैलेंटेड हैं और इतने टैलेंटेड है कि कंट्री के अंदर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है। और जब पॉपुलेशन ज्यादा होगी, इमेजिन करो अगर आपके घर पे सिर्फ 5 लोग हैं तो आपके घर पे कितना खर्चा होगा, और वही अगर आपके घर पे 10 से 12 लोग होते हैं तो आपके घर पे कितना खर्चा होता। ऑब्वियसली हायर द पॉपुलेशन, द एक्सपेंस विल ऑलवेज आल्सो बी वेरी हाई। सो इवेंचुअली रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन, फट से जो पॉपुलेशन बढ़ रही है ज़ुप करके, उसके बदले भी दैट इज आल्सो वन ऑफ द रीजन व्हाई हमारा खर्चा भी बहुत, पब्लिक का भी खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। ग्रोइंग अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन मतलब सिटीज की डिमांड बहुत बढ़ रही है स्टूडेंट्स। हर जगह जहां सिटीज सेट होती है तो वहां पे क्या चाहिए स्टूडेंट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वैसा वहां पे रोड फैसिलिटी चाहिए, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी चाहिए, वहां पर कम्युनिकेशन सिस्टम चाहिए, प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम चाहिए, प्रॉपर हेल्थ सिस्टम चाहिए, और बहुत सारी व्यवस्था वगैरह मेंटेन करनी पड़ती है जब आप एक पूरा सिटी प्लान कर रहे होगे। अगर एक सिटी है तो वहां पर प्रॉपर जॉगर्स पार्क जैसे गार्डन्स वगैरह होने चाहिए। ओके, थोड़े बहुत रिक्रिएशनल फैसिलिटीज होनी चाहिए। सो उन सब के लिए भी क्या होता है, बहुत ज्यादा खर्चा हो जाता है गवर्नमेंट का। तो ग्रोइंग अर्बनाइजेशन, द नीड ऑफ अर्बनाइजेशन हैज आल्सो लेड टू a lot of increase in the increase in public expenditure. फोर्थ पॉइंट, इंक्रीज डिफेंस एक्सपेंडिचर। हमारा डिफेंस एक्सपेंडिचर भी स्टूडेंट्स बहुत बढ़ गया, आपको पता ही है। एक बाजू चाइना और एक बाजू पाकिस्तान है, अब हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। हमें सेल्फ सफिशिएंट होना बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है, हमें इंडिपेंडेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है, और इसलिए हमारा डिफेंस एक्सपेंस भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। आए दिन अटैक होते रहते हैं, कोई ना कोई कंट्री से अटैक होते हैं, टेररिस्ट अटैक होते हैं, तो इन सब अटैक से बचने के लिए हमें हमारा डिफेंस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना हो रहा है। ओके, फिर वो एयर डिफेंस हो या वाटर डिफेंस हो या फिर सरहद पर बॉर्डर डिफेंस हो, हमें हर जगह से रेडी रहना है, और उसके लिए उस चीज के लिए रेडी रहने के लिए भी हमारा बहुत ज्यादा खर्चा हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया, अलग अलग मिसाइल्स आजकल प्लान हो रही है जो इंडिया खरीद रही है। इंडिया अलग अलग कंट्रीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर कर रही है ताकि हम लोग हमारे डिफेंस सिस्टम को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सके। इंडिया इंपोर्ट कर रही है, बहुत अच्छी अच्छी जेट्स वगैरह इंपोर्ट कर रही है, राफेल जेट्स वगैरह इंपोर्ट कर रही है, जो बहुत ही ज्यादा वेल इक्विप्ड है और हमें फाइटिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। और उन सबके लिए हमारा क्या हो रहा है, डिफेंस एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है। स्प्रेड ऑफ डेमोक्रेसी, स्टूडेंट्स पूरे वर्ल्ड के अंदर बहुत सारी कंट्रीज है जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, और डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, द गवर्नमेंट इज टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। गवर्नमेंट को चुनता कौन है, हम आम आदमी लोग चुनते हैं। इसलिए आए दिन स्टूडेंट्स क्या आते हैं, इलेक्शंस आते रहते हैं। आपने सुना होगा कभी नगर सेवक इलेक्शन होता है, कभी लोकसभा का इलेक्शन होता है, कभी एमएलए का इलेक्शन होता है, कभी मेयर का इलेक्शन होता है, आए दिन एमपीस का इलेक्शन होता है अलग से। सो आए दिन स्टूडेंट्स कोई ना कोई इलेक्शन होते रहता है, और इन सारे इलेक्शंस के लिए गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़ता है, और वो सब डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर, हर डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर इलेक्शंस के बहुत ज्यादा एक्सपेंस होते हैं, विच इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन फॉर ग्रोथ इन द पब्लिक एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट इज इन्फ्लेशन। सो इन्फ्लेशन तो स्टूडेंट्स बताने वाली बात ही नहीं है, आपने अपनी मम्मी डैडी से सुन लिया होगा, महंगाई बहुत बढ़ गई है, महंगाई बहुत बढ़ गई है, महंगाई बहुत बढ़ गई है। हर जगह एक ही चीज सुनने मिलती है। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? लॉकडाउन के बाद भी स्टूडेंट्स अगर आप बाहर निकलोगे तो महंगाई बहुत बढ़ गई है, बिकॉज क्या हो चुका है, हर जगह प्रोडक्शन बहुत कम हुआ है, अब उन चीजों की डिमांड बहुत ज्यादा है। ओके, लोग कंटाल चुके हैं अपने घर पे रहकर, सब लोग बाहर निकलेंगे, जब बिजनेस करेंगे उन्हें भी तो पैसा कमाना है। अब पैसा कमाने के लिए उन्हें भी जो चीजें उनके पास है गुड्स, वो उन लोग हाई रेट में बेचेंगे, और इसीलिए इन्फ्लेशन स्टूडेंट्स बहुत बढ़ रहा है कंट्री के अंदर। और इन्फ्लेशन जब बढ़ेगा स्टूडेंट्स, तो गवर्नमेंट भी तो गुड्स और सर्विस बेचती है, गवर्नमेंट भी तो खुद का बिजनेस करती है, गवर्नमेंट के पास भी रेलवेज है खुद का पूरा। गवर्नमेंट को अगर आज मेट्रो बनाना है तो उनको कितनी सारी चीजों की जरूरत होगी, तो जब हर चीज के भाव बढ़ेंगे तो गवर्नमेंट को भी तो इन्फ्लेशन फेस करना पड़ेगा, और गवर्नमेंट भी जब इन्फ्लेशन फेस करेगी तो गवर्नमेंट का भी पब्लिक एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रीज को डेवलप करना स्टूडेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट है,
क्यों? अगर इंडस्ट्रीज प्रॉपर्ली डेवलप हुई तो कंट्री के अंदर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी सबको इक्वली मिलेगी। सो ये जो स्टूडेंट्स डेवलपमेंट करना है उसमें भी हमारा बहुत ज्यादा खर्चा होता है। और गवर्नमेंट क्या करती है, बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाती है नए नए स्कीम्स के साथ आने के लिए, नए नए पॉलिसीज निकालने के लिए, ताकि क्या सके सारे बिजनेसमैन को वो मोटिवेट कर सके, प्रमोट कर सके, इंस्पायर कर सके कि आप भी अपनी खुद की इंडस्ट्रीज वगैरह ओपन करो। और वो सब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करने में भी गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा खर्चा हो जाता है, स्कीम्स वगैरह निकालने में, उनको अलाउंसेस देने में खर्चा हो जाता है। एंड दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन फॉर ग्रोथ इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। एंड फाइनली 8 स्टूडेंट्स, डिजास्टर मैनेजमेंट। आए दिन कंट्री के अंदर कोई ना कोई डिजास्टर आता था, जैसे अर्थक्वेक आ गया, अब जैसे कोरोना एक पेंडेमिक आ गया था, ओके, कभी फ्लड्स आ जाते हैं, मुंबई में थोड़ी बारिश ना हो जाए फ्लड्स आ जाते हैं, साइक्लोन आ जाते हैं कभी कभी, ओके। सो ऐसे बहुत सारे अलग अलग डिजास्टर कंट्री के अंदर आने के चांस होते हैं। और उन डिजास्टर आए या नहीं आए, बट उनके लिए हमारी गवर्नमेंट हमेशा रेडी रहती है कि अगर कभी डिजास्टर वगैरह आ गया तो हमारे पास एक टीम रेडी होती है। और वो टीम, इमेजिन करो अगर 130 करोड़ पॉपुलेशन है तो उसकी टीम भी बहुत बड़ी टीम होती है जो पूरे कंट्री को वाइड स्प्रेड कवर कर सके, और उस टीम को रेडी रखना, उनका खर्चा वगैरह लेना वगैरह भी बहुत बड़ा एक्सपेंस हो जाता है। और वो एक्सपेंस भी किसको, who has to meet all those expenses? Even government has to meet all those expenses also. So ये सारे कारण है स्टूडेंट्स जिसके बदले हमारी कंट्री के अंदर आए दिन गवर्नमेंट के खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। So स्टूडेंट्स हमने अब तक बहुत ज्यादा खर्चा एक्सपेंस बढ़ लिया है। तो आइए स्टूडेंट्स अब थोड़ी सी राहत मिलेगी हमें, बिकॉज अब हम एक अच्छा वर्ड देखने वाले हैं एंड दैट इज रेवेन्यू। सो हम क्या पढ़ना है स्टूडेंट्स, पब्लिक रेवेन्यू। अगर इतना खर्चा हो रहा है तो गवर्नमेंट पैसे लाएगी कहां से स्टूडेंट्स, बताओ, गवर्नमेंट के पास इतना पैसा आएगा कहां से? ऑब्वियसली गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास से आएगा, हम जैसे आम इंसानों के पास से आएगा, इस सिटीजंस ऑफ द इंडियंस के पास आएगा जो बहुत मेहनत करते हैं, कड़ी मेहनत करके बहुत सारा प्रॉफिट कमाते हैं, और वो प्रॉफिट के ऊपर हम क्या पे करेंगे, टैक्स पे करेंगे। सो स्टूडेंट्स द सोर्सेज ऑफ पब्लिक रेवेन्यू, गवर्नमेंट के पास कहां से पैसा आएगा, सोर्स क्या है, सोर्स क्या है? जैसे व्हाट इज द सोर्स ऑफ जर्नलिस्ट रेवेन्यू, तो मेरा सोर्स कौन है, मेरे स्टूडेंट्स जिनको मैं पढ़ा रहा हूं, जिनको मैं क्वालिटी टीचिंग डिलीवर कर रहा हूं, तो वो मेरे सोर्स है जिनसे मुझे पैसे आने वाले हैं। तो गवर्नमेंट के पास से पैसे कहां से आने वाले स्टूडेंट्स, उनका सोर्स कौन सा है, दो है, फर्स्ट इज टैक्स है और सेकंड नॉन टैक्स रेवेन्यू है। तो टैक्स से भी पैसा आता है एंड अपार्ट फ्रॉम टैक्स दूसरे सोर्सेज भी है जिससे पैसे गवर्नमेंट के पास आते हैं। तो दूसरे कौन से सोर्स है स्टूडेंट्स, ये बी वाला पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज हम सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करेंगे टैक्सेस के ऊपर, हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे टैक्स वाले पार्ट पर, ओके। तो जब कभी स्टूडेंट्स एक नया टॉपिक आता है, जैसे हमें पता है, जैसे अगर पब्लिक फाइनेंस एक टॉपिक आ गया तो सारे इकोनॉमिस्ट आकर अपने डेफिनेशंस देंगे, अपनी राय देंगे, विचार विमर्श करेंगे। तो सिमिलरली जब टैक्स वर्ड भी निकला मुंह से तो सारे इकोनॉमिस्ट भागे आ गए, उन्होंने बोला डोंट वरी, मैं हूं ना, मैं आपको डेफिनेशन दूंगा इस वर्ड का भी। सो हमारे प्रोफेसर टॉसिग वो आए, इकोनॉमिस्ट प्रोफेसर टॉसिग, ही हैज कम एंड ही हैज गिवन अस some good definition of tax. The essence of tax as distinguished from other charges by government. Okay, तो टैक्स को क्या बोला है, थोड़ा सा अलग है as compared to different charges, is the absence of a direct quid pro quo. Is the absence of direct quid pro quo. स्टूडेंट्स देखो, quid pro quo एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब है समथिंग इन रिटर्न। आप लर्न कर लो ये, quid pro quo का मतलब है कंसिडरेशन मतलब समथिंग इन रिटर्न। जैसे इमेजिन करो मैं आपको पढ़ाऊंगा, आप मुझे फीस दोगे, तो मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूं, बिकॉज आप मुझे फीस दोगे इसीलिए, और आप फीस क्यों दे रहे हो, ताकि मैं आपको पढ़ाऊंगा, ओके। देयर इज कंसिडरेशन, मैं कुछ करूंगा बिकॉज आप मुझे रिटर्न में कुछ दोगे, और आप भी कुछ कर रहे हो इसीलिए, और मैं भी आपको रिटर्न में क्या दे रहा हूँ, सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ। इमेजिन करो आप बुक शॉप में जाओगे, आप बुक शॉप में जाकर उनको पैसे दोगे, वो आपको बुक देंगे, तो आपने जब पैसे दिए तो आपको समथिंग इन रिटर्न क्या मिला, बुक, दैट इज योर कंसिडरेशन, ओके। और शॉपकीपर को क्या मिला, पैसा मिला, इसलिए उसने आपको क्या दिया, बुक दिया। सो स्टूडेंट समथिंग इन रिटर्न होना बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, हमारे डे टू डे लाइफ के अंदर, मम्मी जब भाजी खरीदने जाती है, मम्मी भाजी वाले को पैसे देती है और भाजी वाला हमें क्या देता है, भाजी देता है। सो समथिंग इन रिटर्न मिल रहा है, बट दैट इज नॉट द केस इन टैक्स। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, जी तोड़ मेहनत कर रहा हूं, खून पसीने करके मेहनत कर रहा हूं, और मेहनत से बहुत सारे पैसे कमाता हूं, और फिर दस्तक होती है दरवाजे पर गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट नॉक करके आता है, बोलता है जैनेश, मैं बोला बोलो गवर्नमेंट जी, तो बोलते आपने कितना पैसा कमाया, मैंने बोला पूरे साल मेहनत करके 6 लाख रुपए कमाए। तो बोलते अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, आप पैसे कमा रहे हो, लाओ थोड़े पैसे हमें दे दो। मैंने बोला किस चीज के पैसे, तो बोलते थोड़े पैसे आपको टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को कंपलसरी पे करना होगा।
मैंने बोला ठीक है मैं आपको पे करूंगा, बट मुझे समथिंग इन रिटर्न क्या मिलेगा, मुझे कंसिडरेशन क्या मिलेगा? तो गवर्नमेंट बोलती है कुछ नहीं मिलेगा, डायरेक्टली समथिंग इन रिटर्न कुछ नहीं मिलेगा, तुझे पैसा देना पड़ेगा। मैंने बोला क्यों? तो बोलते हैं कि तुम इसलिए ही कंट्री में रह रहे हो, ओके, कंट्री के रोड्स यूज कर रहे हो, ओके, सर्विसेज यूज कर रहे हो, इसीलिए। तो देखा जाए तो डायरेक्टली ऑन द स्पॉट जब मैं पैसे दे रहा हूं मुझे समथिंग इन रिटर्न कुछ नहीं मिल रहा है, एंड दैट इज एब्सेंस। ओके, सो यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट्स, is the absence of a direct quid pro quo between the taxpayer and public authority। मैं एक टैक्स पेयर हूं और पब्लिक अथॉरिटी कौन है? गवर्नमेंट है, और हम दोनों के बीच में क्या एब्सेंस है स्टूडेंट्स? इज द एब्सेंस ऑफ अ डायरेक्ट क्विड प्रो को। तो ये मेरे और गवर्नमेंट के बीच में एब्सेंस है, मुझे फिर भी टैक्स पे करना पड़ेगा। इमेजिन करो मुकेश अंबानी साल का करोड़ों रुपया टैक्स पे करता है, और एक आम आदमी एक गरीब इंसान जो नहीं कमा रहा है, वो भी कोई टैक्स पे नहीं कर रहा है, बट फिर भी दोनों को सेम फैसिलिटी मिल रही है गवर्नमेंट के थ्रू। गवर्नमेंट इज वेरी अनबायस्ड, गवर्नमेंट दोनों को सेम फैसिलिटी दे रहा है। एक गरीब इंसान भी आज इंडिया के अंदर रह रहा है, और मुकेश अंबानी हो तो वो भी इंडिया के अंदर रह रहा है। ओके, सो गवर्नमेंट क्या करेगी? पैसे सबसे लेगी बेस्ड ऑन देयर इनकम, बट समथिंग इन रिटर्न नहीं देगी। ओके, सो दैट इज व्हाट इज एब्सेंट। नेक्स्ट इज प्रोफेसर सेलिग्मन। So let's see, a tax is a compulsory contribution. So tax is optional नहीं है, compulsory पे करना होगा, optional नहीं है। From the person to the government, एक इंसान को पैसा किसको पे करना पड़ेगा? गवर्नमेंट को पे करना होगा, compulsory, without reference to special benefits conferred। मैं बोलूंगा गवर्नमेंट मुझे क्या स्पेशल बेनिफिट मिलेगा, मैं तुझे क्या पे कर रहा हूं? टैक्स पे कर रहा हूं, मुझे स्पेशल बेनिफिट्स दे। तो गवर्नमेंट बोलेगी ब्रो यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग, ओके चल। So we are not getting anything students, there is nothing that we are getting without reference to any special benefits। जो बेनिफिट सबको मिल रहे हैं आम आदमी को, वो सब तुम्हें भी मिलेंगे, but you're not getting anything special thing though you are paying a huge amount of tax। So ये कंपलसरी कंट्रीब्यूशन है। So students हमें थोड़े बहुत कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं। इस प्रोफेसर सेलिग्मन की डेफिनेशन के थोड़े बहुत कैरेक्टरिस्टिक्स दिए टेक्स्ट बुक के अंदर। जैसे कि फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या स्टूडेंट्स? कंपलसरी कंट्रीब्यूशन, हमेशा टैक्स कंपलसरी होता है, जरा भी ऑप्शनल नहीं होता है। जो किसको पे करना होता है? एक आम आदमी को पे करना होता है। किसको पे करना होता है? गवर्नमेंट को पे करना होता है। हमें गवर्नमेंट को पे करना होता है, और हमें कोई भी डायरेक्ट बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, कोई भी प्रोपोर्शनेट बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। जैसे आपके केस में देखो, आपने मुझे फीस पे की, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो डायरेक्ट बेनिफिट है, आप जितना फीस पे करोगे उतना आपको बेनिफिट मिलेगा। मैं बुक शॉप में जाऊंगा, मैं जितना पैसा पे करूंगा उतनी मुझे बुक मिलेगी। बट गवर्नमेंट के केस में ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट के केस में डायरेक्ट बेनिफिट कुछ नहीं है। ऐसा नहीं कि अमीर इंसान मुकेश अंबानी अगर ज्यादा टैक्स देगा तो उसको ज्यादा बेनिफिट्स होंगे, ऐसा नहीं है, और गरीब इंसान टैक्स नहीं देगा तो उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। सो देयर इज नो डायरेक्ट और प्रोपोर्शनेट रिलेशन बिटवीन द टैक्स पेयर एंड द पब्लिक अथॉरिटी। टैक्स इज इम्पोज्ड ऑन, और टैक्स इसमें इम्पोज होता है स्टूडेंट्स आपकी इनकम के ऊपर, आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर, आपके वेल्थ के ऊपर, और जो भी गुड्स और सर्विसेज आप खरीद रहे हो उस सब के ऊपर। अगर आप एक कुरकुरे खरीदने भी जाओगे स्टूडेंट्स, तो उस कुरकुरे का भी टैक्स लगेगा, वो 5 रुपए के अंदर कुछ ना कुछ पैसा गवर्नमेंट का भी होगा, उसको हम इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, और वो भी उसके ऊपर भी टैक्स लगेगा। तो कोई भी गुड्स हो, कोई भी सर्विस हो, कोई भी इनकम हो, या कोई भी आपकी प्रॉपर्टी हो, उन सब के ऊपर क्या लगेगा स्टूडेंट्स? टैक्स लगेगा। सो दैट इज द essential characteristics of the definition that has been given by Professor Seligman। Next is moving forward to the next part and last part of this particular video students, canon का मतलब है principles of taxation। तो क्या है principles of taxation? कौन से rules of taxation? The first thing is canon of equity or equality। तो first thing students क्या बोला हुआ है? टैक्स कैसा है स्टूडेंट्स? अमीर लोग से ज्यादा टैक्स लिया जाएगा, गरीब से कम टैक्स लिया जाएगा, ताकि कंट्री के अंदर इक्वालिटी मेंटेन हो। जब आप लग्जरियस गुड खरीदोगे, लग्जरियस गुड्स, तो आपको बहुत ज्यादा टैक्स पे करना होगा। लेकिन अगर आप नेसेसिटी गुड्स खरीद रहे हो, नेसेसिटी जरूरतमंद गुड्स खरीद रहे हो, जो एक गरीब को भी चाहिए और एक अमीर को भी चाहिए, जैसे खाना, दाल, चावल, तो उसके ऊपर कम से कम टैक्स लगेगा। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है? जितना ज्यादा इनकम उतना ज्यादा तुमको टैक्स पे करना पड़ेगा, एंड दैट इज अ गुड थिंग। अमीर से ज्यादा पैसा लो यार, अमीर के पास बहुत पैसा पड़ा है, उसको लूटो, है ना? तो गवर्नमेंट वही कर रही है। और गरीब बेचारे के पास ऑलरेडी पैसा नहीं, उसके पास से कहां पैसा लोगे? वो दे भी नहीं पाएगा। सो द फर्स्ट प्रिंसिपल इज कैनन ऑफ इक्विटी और इक्वालिटी। कैनन ऑफ सर्टेनिटी, स्टूडेंट सर्टेन होना चाहिए, आय इन टैक्स ऊपर नीचे चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे रिसेंटली 2017 में जीएसटी आया था, और जीएसटी के अंदर हर चीज प्रॉपर्ली मेंटेन की थी एकदम, कि भाई ये अगर बिजनेस करो तो इसके ऊपर इतना टैक्स, लग्जरियस गुड्स के ऊपर इतना टैक्स, नेसेसिटी गुड्स के ऊपर इतना टैक्स,
पेरिशेबल गुड्स के ऊपर इतना टैक्स। ओके, जैसे स्टूडेंट सबसे ज्यादा टैक्स इस पे भी लगता है, जो दारू हो गया। दारू, इमेजिन करो लॉकडाउन के बीचों बीच दारू की शॉप क्यों ओपन करनी पड़ी? बिकॉज दारू से गवर्नमेंट को बहुत ह्यूज इनकम होती है, बहुत ह्यूज इनकम होती है। बिकॉज वो सारी चीजें जो सिगरेट वगैरह है, जो हजारेड चीजें हैं, वो गवर्नमेंट ज्यादा टैक्स उस पर क्यों ले रही है? ताकि लोगों को थोड़ा डिमोटिवेट कर सके, तुम ऐसी सब चीजें मत पियो, ऐसी सब चीजें मत स्मोक वगैरह मत करो। एंड टू डिमोटिवेट पीपल, दैट इज व्हाई गवर्नमेंट इज लेविंग हायर एंड हायर टैक्स ऑन ऑल दोस प्रोडक्ट्स। सो कैनन ऑफ सर्टेनिटी मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? कब टैक्स पे करना पड़ेगा, कितना पे करना पड़ेगा, कैसे पे करना पड़ेगा, ये सब कुछ एकदम सर्टन होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। थर्ड, कैनन ऑफ कन्वीनियंस। स्टूडेंट्स तुम टैक्स भी इस तरह से लो ताकि लोगों को कन्वीनियंट हो। अगर लोगों को ऑनलाइन पे करना कन्वीनियंट लग रहा है, तुम ऑनलाइन लो। अगर लोगों को कैश में पे करना कन्वीनियंट हो रहा है, तो उनको कैश में लो। मतलब लोगों की कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली लो, ताकि लोग भी खुशी खुशी पैसा दे। एंड फाइनली कैनन ऑफ इकोनॉमी। स्टूडेंट्स एक इंसान की इनकम में से तुम कुछ हिस्सा लो। इमेजिन करो अगर मैं 1 लाख रुपया कमा रहा हूं, उसमें से ज्यादा मैक्सिमम हिस्सा 50,000 60,000 अगर मेरे टैक्स में चले गए, तो मैं अगली बार से डिमोट हो जाऊंगा, पैसा ही नहीं कमाऊंगा। मतलब छोड़ दे, क्या पैसा कमाना है, जितना पैसा कमाओ सब गवर्नमेंट लेके चली जाती है। तो हमेशा टैक्स स्टूडेंट्स का होना चाहिए, टैक्स शुड बी अ स्मॉल पार्ट फ्रॉम योर एंटायर इनकम, एंड दैट टैक्स विल बी कॉल्ड एज अ गुड टैक्स। ओके, तो इमेजिन करो मेरे पास एक केक है और मेरा आधे से ज्यादा केक अगर गवर्नमेंट लेके जाएगा, मेरे को नहीं पसंद आएगा। अगर गवर्नमेंट बोलेगा एक पीस दे प्लीज, मेरा हाथ चल ठीक है, एक पीस ले ले, चल निकल। ओके, तो आई कैन गिव अ पार्ट ऑफ माई इनकम, बट आई कैन नॉट गिव अ मेजर पार्ट ऑफ माई इनकम। सो गुड टैक्स विल ओनली बी दैट टैक्स विच इज ओनली अ पार्ट फ्रॉम समवन्स इनकम। सो उसको क्या बोलते हैं? कैनन ऑफ इकोनॉमी बोलते हैं स्टूडेंट्स। एंड फाइनली स्टूडेंट्स, कितने टाइप के टैक्स होते हैं? यहां पर मैंने लिखा हुआ है 2 टाइप के टैक्स हमारे, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। ओके स्टूडेंट्स, डायरेक्ट टैक्स मतलब क्या होता है? वो टैक्स जो गवर्नमेंट मेरे डायरेक्टली इनकम पे ले रही है। मेरे पास जितना प्रॉपर्टी है, मेरे प्रॉपर्टी के अगर ऊपर इनकम ले रही है, ओके, उसको मैं डायरेक्ट टैक्स बोलूंगा। और डायरेक्ट टैक्स स्टूडेंट्स वो होता है जो इंसान, देखो आई टेल यू वन थिंग, एक इंसान होता है जो पे कर रहा है, ओके, इज अ टैक्स पेयर, ओके, और यही इंसान मेहनत कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, हार्डवर्क कर रहा है और पैसे अर्न कर रहा है, इज अर्निंग द मनी एंड ही इज पेइंग द टैक्स। और वो किसको टैक्स पे कर रहा है स्टूडेंट्स? वो टैक्स पे करेगा, गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा। तो ये डायरेक्ट टैक्स हो गया। ओके, द टैक्स इज लेविड फ्रॉम द पर्सन विद हुम इट वाज बोर्न। मतलब टैक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, बर्डन किसने दिया? इसी इंडिविजुअल ने लिया। अर्न भी किसने किया था? इसने किया था। और पे भी किसने किया? इसी ने पे किया। तो दैट विल बी कॉल्ड एज डायरेक्ट टैक्स। तो उसको हम क्या बोलेंगे? डायरेक्ट टैक्स बोलेंगे। लेकिन रुकिए, अब इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है? देखो, इनडायरेक्ट टैक्स में देखेंगे हम लोग। इमेजिन करो स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू ड्रॉ हियर। इमेजिन करो हम कुछ फ्रेंड्स, हम सारे होटल चले गए और होटल में हमने बहुत सारा खाना खाया। 1,000 रुपए का खाना खाया स्टूडेंट्स, और 1,000 रुपए के ऊपर जीएसटी लगा। जीएसटी कितना परसेंट लगा? 18%। तो लेट्स इमेजिन हमारा कितना हो गया? 1,180 रुपया बिल बन गया। ओके, तो जो 18% था 180 रुपया स्टूडेंट्स, ये एक्स्ट्रा पैसा वो किसने लिया? होटल वाले ने लिया। अब होटल वाला किसको पे करेगा? होटल वाला पे करेगा गवर्नमेंट को पे करेगा। ओके, तो स्टूडेंट्स यहां पर टैक्स पेयर कौन है? होटल इज अ टैक्स पेयर, बट इट इज बोर्न बाय द कस्टमर्स। मतलब वो पैसे हमने किससे लिए हैं? कस्टमर से पैसे लेकर होटल वाले ने गवर्नमेंट को दिए। मतलब ये है टैक्स पेयर, पर उसको बेयर कौन कर रहा है? उसका बर्डन कौन सहन कर रहा है? बर्डन सहन कर रहा है कस्टमर्स, बर्डन सहन कर रहा है। तो जब स्टूडेंट्स इंपैक्ट, देखो 2 वर्ड यूज किया हुआ है, इंपैक्ट एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्स, व्हेन इट इज डिफरेंट। ओके, टैक्स पे कौन कर रहा है? होटल वाला, लेकिन उसका इंपैक्ट इसके ऊपर आ रहा है, कस्टमर्स पे आ रहा है। तो जब अलग अलग होगा, इमेजिन करो जैसे कुरकुरे, जब आपने कुरकुरे खरीदा स्टूडेंट्स, 5 रुपए का कुरकुरे खरीदा, 10 रुपए का कुरकुरे खरीदा, तो आपने क्या किया? कुरकुरे वाले को पैसा दे दिया। अब उस पैसे में से कुछ हिस्सा टैक्स का था जो शॉपकीपर गवर्नमेंट को पे करेगा। तो पे कौन कर रहा है? शॉपकीपर, बट उसका खर्चा, बर्डन किसने सहन किया? कस्टमर्स ने सहन किया। तो तभी हम उसको क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट टैक्स बोलेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स। और डायरेक्ट टैक्स कौन होता है स्टूडेंट्स? जब इंसिडेंस और इंपैक्ट दोनों एक ही होता है। अब स्टूडेंट्स इमेजिन करो आपने ट्यूशन फीस पे की, आपने मुझे ट्यूशन फीस पे की 20,000। अब उस 20,000 में से कुछ 1,000 रुपए स्टूडेंट्स जीएसटी का भी है। अब वो मैं पे करूंगा गवर्नमेंट को। तो टैक्स पेयर कौन है? मैं। पर उसको बॉर्न कौन कर रहा है? उसको बर्डन सहन कौन कर रहा है? आप कर रहे हो। तो आपके लिए वो इनडायरेक्ट टैक्स हो गया स्टूडेंट्स। सो ये डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों क्या है स्टूडेंट्स? दोनों गवर्नमेंट के लिए स्टूडेंट्स क्या है? ये पब्लिक रेवेन्यू। ये क्या है? पब्लिक रेवेन्यू है, ये इनकम है। और ये इनकम स्टूडेंट्स क्या होगा? वो गवर्नमेंट का है।
और भी स्टूडेंट्स हम लोग आगे देखेंगे इसी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे स्टूडेंट्स और आगे क्या होता है, व्हाट आर द नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या होता है, और बाकी जो पार्ट्स बचे हैं चैप्टर भी हम नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स कंप्लीट करेंगे. आई होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग व्हाटएवर हैज बीन एक्सप्लेन्ड सो फार टू यू. पब्लिक फाइनेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आप लोग को स्टूडेंट्स पढ़ना है. आई होप यू हैव एंजॉयड द एंटायर लेक्चर, यू अंडरस्टूड ईच एंड एवरी कंसेप्ट. जस्ट हिट अ लाइक बटन नाउ, ओके. और हमें भी खुश कर दो, हमें आपसे फाइनेंस या पैसे नहीं चाहिए फिलहाल, बस आपकी लाइक काफी रहेंगे. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, बाय.